हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 8 का ज्योग्राफी से चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम क्या है? लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्स। तो यहाँ पर हम किन चीज़ों के बारे में पढ़ने वाले हैं देख लीजिए, है ना। लैंड मतलब क्या है? ज़मीन। सॉइल मिट्टी, वाटर पानी, नेचुरल वेजिटेशन जो पेड़ पौधे हैं, और जो वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज हैं, इन सब के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। In a small village in Tanzania, Africa, Mamba gets up very early in the morning to fetch water. She has to walk a long way and return after a few hours. तो देखिए यहाँ पर क्या है, एक स्मॉल विलेज है तंजानिया में, तंजानिया जो कि अफ्रीका में है। तो वहाँ पर कौन है? एक मम्बा नाम की लड़की है। वो क्या करती है? वेरी अर्ली मतलब जल्दी ही मॉर्निंग में उठ जाती है। क्या है? पानी भरने के लिए, ठीक है। सी हैज़ टू वॉक अ लॉन्ग वे एंड रिटर्न आफ्टर ए फ्यू आवर्स। मतलब उसको क्या है, बहुत लंबे मतलब रास्ते पर चल के जाना पड़ता है, और वो बहुत ही कुछ ही घंटों में वो वापस आ जाती है। सी देन हेल्प्स हर मदर इन द हाउस एंड जॉइन हर ब्रदर इन टेकिंग केयर ऑफ़ देयर गुड्स। तो वो क्या करती है? अपनी माँ लौटने के बाद अपनी माँ की मदद करती है घर के कामों में, और अपने भाई को ज्वाइन करती है, जो क्या कर रहे होते हैं, उनके गोट्स मतलब बकरियों की केयर कर रहे होते हैं। ऑल हर फैमिली ओन हिज अ पीस ऑफ रॉकी लैंड ओन्स अ पीस ऑफ रॉकी लैंड अराउंड देयर स्मॉल हट। मतलब कि जो उनकी फैमिली है वो कहाँ पर रहती है? एक रॉकी मतलब चट्टानी एरिया में रहती है, जहाँ पर उनका क्या बना है? एक छोटी सी हट मतलब झोपड़ी बनी हुई है, ठीक है। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं आगे क्या है। ऑल ऑफ हर ओन्स नहीं, मम्मा's father can barely grow some maize and beans on it after toiling hard. This is not enough to feed their family for the whole year. तो मम्मा के जो फादर हैं वो क्या करते हैं? यहाँ पर क्या उगाते हैं? मेज़, है ना। मेज़ मतलब मक्का, और बीन्स, है ना। कुछ बीन्स भी उगाते हैं, लेकिन वो क्या है, इसको उगाने में बहुत ज़्यादा मतलब टाइम लगता है। हार्ड मतलब क्या होता है? बहुत ज़्यादा टफ होता है, ठीक है। तो और ये सब चीज़ें क्या है? इनफ नहीं है उनके पूरे साल के लिए, है ना। पूरे साल के खाने के लिए ये सब चीज़ें इनफ नहीं होती हैं, ठीक है। पीटर लिव्स इन द हार्ट ऑफ द सीप रेयरिंग रीजन इन द न्यूजीलैंड वेयर हिज फैमिली रन्स अ वूल प्रोसेसिंग फैक्ट्री। जो पीटर है वो कहाँ रहता है? जहाँ पर सीप रेयरिंग होती है, ठीक है ना। सीप मतलब बकरे, वो भेड़ों को पाला जाता है, और उनके वूल मतलब ऊन को प्रोसेस किया जाता है फैक्ट्रीज़ में, है ना। ऐसे रीजन में जो कहाँ पर है? न्यूजीलैंड, ठीक है ना। एवरी डे व्हेन ही रिटर्न फ्रॉम स्कूल पीटर वॉचेज हिज अंकल टेकिंग केयर ऑफ देयर सीप। मतलब एवरी डे जब भी वो स्कूल से वापस आता है तो वो क्या देखता है कि उसके जो अंकल हैं वो क्या कर रहे हैं? सीप्स की देखभाल कर रहे हैं, भेड़ों की देखभाल कर रहे हैं। देयर सीप यार्ड इज सिचुएटेड ऑन अ वाइड ग्रासी प्लेन विथ हिल्स ऑन इन फॉर डिस्टेंस। मतलब कि उनका जो सीप यार्ड है ना, जहाँ पर भेड़ों को रखा जाता है, वो कहाँ पर है? एक ग्रीजी प्लेन, ग्रासी प्लेन मतलब कि जहाँ पर क्या है? बहुत सारी घास उगती है, ऐसे एरिया में वो स्थित है। इट इज़ मैनेज्ड इन साइंटिफिक वे यूजिंग द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। इसको कैसे मैनेज किया जाता है? एक साइंटिफिक वे का यूज़ करके, एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज़ करके उसको क्या किया जाता है? मैनेज किया जाता है, ठीक है। पीटर्स फैमिली ऑल्सो ग्रोज वेजिटेबल थ्रू ऑर्गेनिक पीटर्स फैमिली ऑल्सो ग्रोज वेजिटेबल्स थ्रू ऑर्गेनिक फार्मिंग। जो पीटर की जो फैमिली है वो भी क्या करती है? वेजिटेबल्स उगाती है ऑर्गेनिक फार्मिंग के ज़रिए, ठीक है। मम्बा एंड पीटर स्टे इन टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड लीड वेरी डिफरेंट लाइफ्स, है ना। यहाँ पर मम्बा और जो पीटर है वो दोनों क्या है? वर्ल्ड के डिफरेंट एरियाज़ में रहते हैं और अलग अलग लाइफ जी रहे हैं, ठीक है ना। दिस डिफरेंस इज़ बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन द क्वालिटी ऑफ लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन, एनिमल एंड द यूजेस ऑफ टेक्नोलॉजी। तो देखिए यहाँ पर मम्बा और जो पीटर है, आपने इनकी लाइफ में डिफरेंस देख लिया। क्या होता है? ये किस वजह से होता है? ये है हमारी क्वालिटी ऑफ लैंड की वजह से, सोइल मिट्टी की वजह से, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन, एनिमल्स और यूजेस ऑफ टेक्नोलॉजी की वजह से। जहाँ पर पीटर रहता है वहाँ पर क्या है? टेक्नोलॉजी का यूज़ होता है, लेकिन मम्मा जहाँ पर रहती है वहाँ पर टेक्नोलॉजी अभी तक नहीं पहुँची है। द अवेलेबिलिटी ऑफ सच रिसोर्सेज इज़ द मेन रीज़न प्लेसेस डिफर फ्रॉम ईच अदर। मतलब कि जो है अवेलेबिलिटी है किसकी? रिसोर्सेज की जो अवेलेबिलिटी है वो क्या करती है? हर एक रीज़न को दूसरे रीज़न से डिफरेंट बनाती है। अब हम जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है पढ़ने वाले हैं, क्या है इस नेक्स्ट पार्ट में हम देख लेते हैं। लैंड, ठीक है। हम पढ़ने वाले हैं ज़मीन के बारे में, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पर क्या पढ़ लेते हैं? डू यू नो 90% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन ऑक्यूपाइज ओनली 30% ऑफ द लैंड एरिया, ठीक है।
द रिमेनिंग 70% ऑफ द लैंड इज़ आइदर स्पार्सली पॉपुलेटेड और अनइनहेबिटेड। मतलब 90% जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है वो कहाँ पर रहती है, सिर्फ 30% लैंड मतलब ज़मीनी एरिया में रहती है। एंड द रिमेनिंग बाकी जो 70% जो ज़मीन है वो कैसी है, अनपॉपुलेटेड है ना, वहाँ पर भी कोई भी पॉपुलेशन नहीं है, कोई भी व्यक्ति वहाँ पर रहता नहीं है। ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर लैंड, ज़मीन के बारे में। लैंड इज़ अमंग द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स। मतलब कि जो लैंड, जो ज़मीन है वो क्या है, सबसे बढ़िया, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है, नेचुरल रिसोर्स है। इट कवर्स ओनली अबाउट 30% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस। ये कितना एरिया कवर करता है, 30%। एंड ऑल पार्ट्स ऑफ दिस स्मॉल परसेंटेज आर नॉट हैबिटेबल। और इसमें से भी जो स्मॉल परसेंटेज है वो कैसा है, नॉट हैबिटेबल, मतलब यहाँ पर लोग नहीं रह सकते, क्योंकि यहाँ पर जीवन जीना संभव नहीं है। किस वजह से वो हम अभी आगे देखेंगे। द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इज़ मेनली ड्यू टू द वेरिड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंड एंड क्लाइमेट। मतलब जो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है हमारे वर्ल्ड में पॉपुलेशन का, वो अलग अलग रीजन में अलग अलग क्यों है, क्योंकि जो लैंड और क्लाइमेट के जो कैरेक्टर्स हैं वो हमारे यहाँ पर हर एक रीजन में अलग अलग हैं। द रग्ड टोपोग्राफी, स्टीप स्लोप्स एंड द माउंटेन्स। मतलब यहाँ पर टोपोग्राफी है ना, कैसा है, स्टीप स्लोप्स भी पाए जाते हैं, है ना, माउंटेन्स भी है। जो ज़मीन है वो 3 टाइप्स की मतलब 3 टाइप्स में बटी हुई है। ठीक है, लो लेइंग एरियाज susceptible to water. Logging desert area, thick forested areas are normally sparsely populated और uninhabited। मतलब यहाँ पर देखिए डेजर्ट एरियाज़ भी होते हैं, थिक फॉरेस्टेड एरिया जो होते हैं जहाँ पर बहुत घने जंगल होते हैं, वो कैसे होते हैं, नॉर्मली अनपॉपुलेटेड हुए, मतलब वहाँ पर लोग नहीं रह सकते। ठीक है ना। प्लेन्स एंड रिवर वैलीज ऑफर सूटेबल लैंड फॉर द एग्रीकल्चर। मतलब प्लेन जो होते हैं, मैदान जो होते हैं, और जो रिवर होती है वो क्या प्रदान करती है हमें, सूटेबल, मतलब कि एग्रीकल्चर करने के लिए हमें अच्छी सी वैलीज़ प्रदान करती है ना, वैलीज़ वहाँ पर मिलती है हमें। ठीक है, हैंस दीज आर द डेंसली पॉपुलेटेड एरिया ऑफ द वर्ल्ड। मतलब जहाँ पर प्लेन्स होंगे, जहाँ पर रिवर होंगी, वो एरिया कैसा होगा, डेंसली पॉपुलेटेड होगा। ठीक है ना। देखिए यहाँ पर आपको क्या दी गई है, एक आपको वो इमेज दी गई है। इसमें क्या है, सल्जबर्ग इन ऑस्ट्रेलिया। नोटिस इन हाउ मेनी वेज द लैंड हैज़ बीन यूज्ड इन द अबव पिक्चर। मतलब यहाँ पर देखिए, अब जहाँ पर से नदी गई है, नदी है ना, रिवर, उसके आसपास का एरिया क्या है, बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड आपको दिख रहा है। ठीक है ना। लेकिन जहाँ पर भी नदी नहीं है या फिर कोई भी ऐसा सोर्स नहीं है, वहाँ पर क्या है, ये एरिया जो है वो खाली पड़ा हुआ है। ठीक है ना। तो हम देखते हैं कि जहाँ पर क्या होंगे, रिसोर्सेज ज़्यादा होंगे तो लोग वहाँ पर ज़्यादा रहना पसंद करते हैं। देखिए नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा लैंड यूजेस, मतलब ज़मीन का जो उपयोग है वो कैसे कैसे होता है। ठीक है, तो लैंड इज़ यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पस सच एज एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, माइनिंग, बिल्डिंग हाउसेस, रोड्स एंड सेटिंग अप ऑफ इंडस्ट्रीज। मतलब जो ज़मीन है वो किन किन चीज़ों के लिए यूज़ होती है, एग्रीकल्चर के लिए, फॉरेस्ट्री, है ना, माइनिंग के लिए, बिल्डिंग्स के लिए, और हाउसेज, रोड और इंडस्ट्रीज़ बनाने के लिए। ठीक है, दिस इज़ कॉमनली टर्म्ड एज लैंड यूज़। तो इसे हम कॉमनली क्या बोलते हैं, लैंड यूज़, मतलब ज़मीन का उपयोग। Can you list out the different ways in which Mambas and Peters family use their land? मतलब कि हम क्या कर सकते हैं, इन एरियाज़ की लिस्ट बना सकते हैं जिसमें मम्बा और पीटर्स की जो फैमिली है वो कौन से एरिया में रहती थी। The use of land is determined by physical factors such as topography, soil, climate, minerals, and availability of water. Human factors such as population and technology are also important determinant of land use patterns. देखिए यहाँ पर क्या है कि जब भी हम कभी मिट्टी का यूज़ करते हैं, जिस ज़मीन का हम यूज़ करते हैं, वो किस चीज़ के को देख करके करते हैं, उसके फिज़िकल फैक्टर्स को देख करके। ठीक है ना। उसकी टोपोग्राफी क्या है, उस सोइल कैसी है, क्लाइमेट कैसा है, मिनरल्स क्या है उसमें, और उसमें पानी की अवेलेबिलिटी, वाटर की अवेलेबिलिटी है या नहीं है, और ऐसे ह्यूमन फैक्टर्स जैसे कि पॉपुलेशन, है ना, और टेक्नोलॉजी, दोनों चीज़ें वहाँ पर हैं कि नहीं। तो एक ज़मीन को, एक मिट्टी को, एक लैंड को यूज़ करने के लिए क्या ज़रूरी है, उस जगह की ये सारी चीज़ों को देखना बहुत ज़रूरी होता है। Land can also be classified on the basis of the ownership as प्राइवेट लैंड एंड कम्युनिटी लैंड। अब जो लैंड मतलब ज़मीन है उसको हम 2 टाइप से क्लासीफाइड कर सकते हैं, जैसे कि
बेसिस किस बेसिस पर? ओनरशिप, मतलब इसका ओनर कौन है। सबसे पहले क्या है? प्राइवेट लैंड, और दूसरा क्या है? कम्युनिटी लैंड। एक प्राइवेट लैंड ऐसी होती है जिस पर क्या है, किसी पर्टिकुलर पर्सन का क्या है, उस पर राइट होता है, और कम्युनिटी लैंड ऐसी होती है जो कि इस पर सभी लोगों का राइट होता है। ठीक है। प्राइवेट लैंड is owned by individuals, whereas community land is owned by the community for the common use like collection of fodder, fruit, nuts, medicinal herbs. These community land are also called common property resource. देखिए यहाँ पर क्या है कि जो प्राइवेट लैंड जो है उसको प्रॉपर इंडिविजुअल होता है ना, उस वही उसको यूज़ कर सकता है, और जो कम्युनिटी लैंड होता है ना, वहाँ पर क्या होता है कि ये सारी चीज़ें मतलब लगाई जाती हैं जो भी है ना, फ्रूट्स हैं, नट्स हैं, मेडिसिनल प्लांट्स हैं, उसको कम्युनिटी के सारे लोग यूज़ कर सकते हैं। इसलिए ऐसे रिसोर्स को क्या बोलते हैं? कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स। क्या बोलते हैं? कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स। People and their demand are ever growing, but the availability of land is limited. मतलब कि क्या है, देखो लोग जो है और उनकी जो डिमांड है वो कैसी हो रही है? हमेशा बढ़ती जा रही है, बट जो लैंड मतलब ज़मीन है वो कैसी है? लिमिटेड है ना, कम है। द क्वालिटी ऑफ लैंड ऑल्सो डिफ़र फ्रॉम द प्लेस टू प्लेस। अब देखिए हर जगह पर जो ज़मीन है, जो जगह है वो एक जैसी नहीं होती है, वो हर एक जगह पर हमको अलग अलग मिलती है। ठीक है। People started encroaching the common land to build up commercial areas, housing complexes in the urban areas, and to expand the agricultural land in the rural areas. तो यहाँ पर क्या है कि जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं? जो कॉमन जो ज़मीन है उसको कैसा करना है? यूज़ करने के लिए, जैसे कि कॉमर्शियल एरिया बनाने के लिए, है ना, बिल्डअप करने के लिए, और हाउसिंग कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए कौन सी जगह की यूज़ कर रहे हैं? अर्बन एरिया का, है ना। और एग्रीकल्चरल लैंड मतलब कि जो खेती करने के लिए जो ज़मीन है उसको बढ़ाने के लिए कौन सा यूज़ कर रहे हैं? रूरल एरिया का यूज़ कर रहे हैं। टुडे द वास्ट चेंज इन द लैंड यूज़ पैटर्न ऑल्सो रिफ्लेक्ट द कल्चरल चेंज इन आवर सोसाइटी। तो आज के समय में जो क्या है, लैंड यूज़ करने का जो पैटर्न है वही क्या है? हमारी सोसाइटी का कल्चर है। ठीक है ना। कैसे है? लैंड डिग्रेडेशन, लैंड स्लाइड, soil erosion, desertification are the major threats to the environment because of the expansion of agriculture and construction activities. देखिए कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ जब होती हैं किसी भी चीज़ का, हम मतलब बिल्डिंग्स बनाते हैं, है ना, ज़मीन को क्या करते हैं? पेड़ों की कटाई करते हैं, खुदाई करते हैं, ये सारी चीज़ें करने के बाद क्या प्रॉब्लम्स आती हैं हमको? लैंड डिग्रेडेशन मतलब मिट्टी का कैसा? धंसना। लैंड स्लाइड, भूस्खलन हम इसको बोलते हैं। सॉइल इरोजन मतलब मिट्टी का ख़राब होना या मिट्टी का धंसना ही होता है। ठीक है। डेजर्टिफिकेशन, सूखा पड़ जाना, ये सारी मेजर प्रॉब्लम्स जो है वो हमारे इन्वायरमेंट में उत्पन्न होने लगती हैं। ठीक है। अब हम देखते हैं आगे। देखिए यहाँ पर क्या है, इमेजेस दी गई है ना, कुछ पिक्चर्स आपको दी गई है। इसमें क्या लिखा हुआ है? इसमें देखिए लिखा है चेंज इन लैंड यूज़ ओवर टाइम, मतलब कि ज़मीन है उसका टाइम के साथ ही यूज़ कैसे किया जा रहा है ना, टाइम के साथ उसका उपयोग जो है कैसा हो गया है? बदल गया है। सबसे हम जो फर्स्ट नंबर की जो इमेज देखते हैं इसमें क्या हो रहा है? सब मतलब एक पर्सन है जो खेती कर रहा है, यहाँ पर भी खेती हो रहा है, झोपड़ियाँ बनी हुई है, और यहाँ पर क्या है? ज़्यादातर ग्रीनरी आपको दिखाई दे रही है। ठीक है। सेकंड पिक्चर में आप देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है? सेकंड यहाँ पर देखिए फर्स्ट इमेज जो है उसमें क्या दिया है कि यहाँ पर किसान हैं, फार्मर्स हैं, ये लोग क्या कर रहे हैं? यहाँ पर खेती कर रहे हैं। देखिए ये फसल को उगा रहे हैं, और यहाँ पर ये झोपड़ियाँ बनी हुई है ना, कच्चे घर बने हुए हैं, पेड़ पौधे लगे हुए हैं, और कुछ ज़मीन जो है वो खाली पड़ी हुई है, ग्रीनरी यहाँ पर ज़्यादा है। ठीक है। सेकेंड इमेज में क्या दिया है? यहाँ पर देखिए घर कैसे हो गए? चेंज हो गए हैं, पक्के बन गए हैं, है ना, सीमेंटेड हो गए हैं, और यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी आ चुकी है ना। और यहाँ पर हल की जगह पर देखिए फर्स्ट वाले में क्या चल रहा था? हल, ये देखिए हल लेके जा रहे हैं, और यहाँ पर हल की जगह पर क्या आ गया है? ट्रैक्टर। ठीक है ना। तो ये कैसा है? डेवलपमेंट होते जा रहा है, और जगह का यूज़ कैसे कैसे हो रहा है। ठीक है। सेकंड थर्ड नंबर की इमेज में हम देखते हैं कि क्या है यहाँ पर। थर्ड नंबर की इमेज में क्या है? घर बने हुए हैं, सीमेंटेड मतलब हाउस है, बस है, कार है ना, ये सारी चीज़ें चल रही हैं। पक्के क्या हो गए हैं? रोड हो गए हैं, सीमेंटेड रोड है, स्ट्रीट लाइट है, बहुत सारी फैक्ट्रीज दिखाई दे रही है आपको, है ना। और ग्रीनरी कैसी है? कम है, सब पार्क मतलब पार्क के रूप में बदल गई है। ठीक है। फिर है यहाँ पर फोर्थ इमेज। फोर्थ इमेज भी आप देखिए बहुत ही ज़्यादा मतलब क्या हो गया यहाँ पर? डेवलपमेंट हो गया है। बहुत बड़े बड़े आपको देखो बिल्डिंग्स दिखाई दे रहे हैं, इनमें से कुछ क्या है? फैक्ट्रीज़ भी हैं, पार्क है, स्ट्रीट लाइट है, ये रोड बन गया है,
यहाँ पर कार, बहुत ज़्यादा कार और बस जा रही है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, चेंज इन लैंड यूज़ ओवर टाइम, मतलब कि समय के साथ साथ जो है ज़मीन का उपयोग किस तरीके से बदल गया है वो इसमें यहाँ पर दिखाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्स, मतलब कि जो ज़मीन है उसको हमें कैसे बचाना है। ठीक है, किस तरीके से हमें उसको कंजर्व करना है, हम आगे देखते हैं। ठीक है, growing population and their ever growing demand has lead to a large scale destruction of forest cover and arable land and has created a fear of losing this natural resource. Therefore, the present rate of degradation of a land must be checked. देखिए क्या है कि जब पॉपुलेशन ग्रोथ करती है, ग्रोइंग अप पॉपुलेशन जो है वो क्या करती है, ग्रोथ करती है, दे आर ग्रोइंग डिमांड्स, है ना। तो वहाँ पर क्या है कि जब पॉपुलेशन बढ़ती है तो उनकी क्या बढ़ती है, डिमांड्स भी बढ़ती हैं। जैसे कि रोटी, कपड़ा, मकान, जगह, रहने की जगह, ये सारी चीज़ें कैसी होती हैं, बढ़ती जाती हैं। तो लार्ज स्केल, बड़े स्केल में क्या होता है, डिस्ट्रक्शन होने लगता है ना। फॉरेस्ट कवर जो है वो वहाँ पर मतलब हटाया जाने लगता है। एरिबल एरिया जो लैंड, जो ज़मीन है वो कैसी हो जाती है, वहाँ पर नेचुरल रिसोर्स कैसे हो जाते हैं, ख़त्म होने का खतरा रहता है। ठीक है, फियर ऑफ लॉसिंग द नेचुरल रिसोर्स, जो हमारे नेचुरल रिसोर्स है, पानी हो गया, खाना हो गया, है ना, और क्या हमारे फॉरेस्ट हो गए, और जो हमारी लैंड है, ये सारी चीज़ें कैसी होती है, ख़त्म होती हैं। नेक्स्ट क्या है, एफोरेस्टेशन, लैंड रिक्लेमेशन। तो हमें क्या करना है भाई, लैंड मस्ट बी चेक्ड, द प्रेजेंट रेट ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ लैंड मस्ट बी चेक्ड। तो यहाँ पर जो प्रेजेंट क्या है, ज़मीन का जो डिग्रेडेशन है ना, लैंड जो डिग्रेडेशन है मतलब कमी है, उसको हमें क्या करना है, चेक कैसे करना है। एफोरेस्टेशन हम करेंगे भाई कि उसको बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, एफोरेस्टेशन, है ना। लैंड रिक्लेमेशन, रेगुलेट यूज़ ऑफ केमिकल, पेस्टिसाइड एंड pest fertilizers and checks on overgrazing are some of the common methods used to conserve the land resource। तो यहाँ पर इस चीज़ को आप लर्न कर लेंगे। क्या है, सबसे पहले एफोरेस्टेशन मतलब हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने हैं, और लैंड रिक्लेमेशन मतलब मिट्टी को और ज़्यादा सुधारना है। ठीक है, रेगुलेट यूज़ केमिकल पेस्टिसाइड, मतलब जो केमिकल पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर्स का यूज़ होता है उसको क्या करना है, रेगुलेट करना है, मतलब एक सीमित मात्रा में ही इनका उपयोग किया जाए, है ना। चेक्स ऑन ओवरग्रेजिंग, ओवरग्रेजिंग मतलब जो पशुओं की चराई है उसको भी हमें चेक करना है। सम ऑफ द कॉमन मेथड यूज्ड टू कंजर्व लैंड रिसोर्स, तो यहाँ पर क्या है, कुछ ऐसी मेथड दी गई हैं जो हमें क्या करना, जिससे क्या कर सकते हैं, लैंड रिसोर्स को कंजर्व कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या दिया है, ग्लोसरी दी है, वेदरिंग द ब्रेकिंग up and decay of exposed rock by temperature changes for first action प्लांट्स, एनिमल एंड ह्यूमन एक्टिविटीज़। तो यहाँ पर देखिए वेथरिंग का क्या मतलब होता है कि जो पुरानी चट्टानें होती हैं उनका क्या होना, टूटना, डीके, सड़ जाना। ये किसकी वजह से होता है, टेम्परेचर के चेंज होने की वजह से, फ्रस्ट्रेक्शन की वजह से, प्लांट्स, एनिमल और ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से। ठीक है, जो नेक्स्ट रिसोर्स है हमारा वो क्या है, सॉइल। क्या है, सॉइल। ठीक है, द थिन लेयर ऑफ ग्रेनी सब्सटेंस कवरिंग द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड सॉइल। देखिए मतलब यहाँ पर क्या है कि ऐसी पतली लेयर जो कैसी होती है, कवर करती है, ग्रेनी सरफेस को कवर करती है, उसे हम क्या बोलते हैं, अर्थ की सॉइल, मिट्टी। इट इज़ कॉल्ड लिंक्ड टू लैंड, इसे हम क्या बोल सकते हैं भाई, लिंक्ड, किससे लिंक्ड होती है ये, लैंड, मतलब लैंड फॉर्म से लिंक्ड होती है। लैंड फॉर्म्स डिटरमाइन द टाइप ऑफ सॉइल, मतलब लैंड फॉर्म्स, आप देखिए जो ज़मीन है उसके भी क्या होते हैं, टाइप्स होते हैं, फॉर्म्स होते हैं, तो उससे भी हम क्या बोल सकते हैं, टाइप ऑफ सॉइल बोल सकते हैं। ठीक है, सॉइल इज़ मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, मिनरल्स एंड वेदर्ड रॉक्स फाउंडेड ऑन द अर्थ। जो मिट्टी है वो किन किन चीज़ों से बनती है, ऑर्गेनिक मैटर से बनती है, मिनरल से बनती है, और वेदर्ड रॉक से बनती है। जो हमने अभी यहाँ पर पढ़ा हुआ था कि वेदर्ड रॉक क्या होते हैं, जो कहाँ पर पाए जाते हैं, अर्थ पर पाए जाते हैं। तो इन तीन चीज़ों से मिलकर के क्या बनती है, सॉइल बनती है। दिस हैपन्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ वेथरिंग, ये किस वजह से होता है, वेथरिंग प्रोसेस की वजह से होता है। द राइट मिक्स ऑफ मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक मैटर मेक द सॉइल फर्टाइल। तो देखिए यहाँ पर क्या है, राइट मिक्स होना चाहिए, किसका, मिनरल्स का और ऑर्गेनिक मैटर्स का, किसका, मिनरल्स का, एक सेकेंड, मिनरल्स का और ऑर्गेनिक मैटर्स का। इससे परफेक्ट मैच होने पर क्या बन जाता है, सॉइल
फर्टाइल मतलब उपजाऊ हो जाती है। कैसी हो जाती है? उपजाऊ। मतलब उसमें हम क्या कर सकते हैं? एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ हम कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पेज है हमारा, इसमें देखिए क्या दिया है, लैंड स्लाइड्स। अब देखिए लैंड स्लाइड्स क्या होता है और यहाँ पर कुछ एक केस स्टडी भी दिया गया है, आप देख सकते हैं। ठीक है, हम पढ़ते हैं आगे। लैंड स्लाइड्स आर सिंपली डिफाइंड एज द मास मूवमेंट ऑफ रॉक। इसे हम क्या बोल सकते हैं भाई? एक बड़ा सा मूवमेंट बोल सकते हैं। किसका? रॉक का। यहाँ पर देखिए ये आपको इमेज दिया गया है। इमेज में ये बड़ी सी चट्टान है ना, और ये क्या हो रहा है? लैंड स्लाइड। मतलब एक छोटा पार्ट, मतलब चट्टान का छोटा सा पार्ट जो है वो क्या हो जाता है? मूवमेंट कर जाता है। ठीक है। डेवरीज और अर्थ डाउन अ स्लोप, है ना, या तो धंस जाता है ना, या तो अंदर धंस जाता है, अर्थ डाउन अ स्लोप। दे ऑफन टेक प्लेस इन कंजक्शन विद अर्थक्वेक। और इससे क्या होता है? अर्थक्वेक आने की संभावना रहती है, या फिर ये अर्थक्वेक की वजह से आता है। ठीक है। फ्लड्स एंड वोल्केनो। अर्थक्वेक, फ्लड और वोल्केनो, इन सब चीज़ों की वजह से भी ये क्या हो सकता है? लैंडस्लाइड हो सकता है। अ प्रोलॉन्ग्ड स्पेल ऑफ रेनफॉल कैन कॉज हैवी लैंडस्लाइड। देखिए अगर लंबे समय से क्या हो रही है? बारिश हो रही है। पहाड़ी एरिया में देखना है सबसे ज़्यादा लैंडस्लाइड कहाँ पर होता है? पहाड़ी एरिया में होता है। तो लैंडस्लाइड का एक मेन रीज़न क्या है? अगर यहाँ पर क्या है? लंबे समय से क्या हो रही है? बारिश। क्या हो रही है? बारिश। तो ये भी एक क्या है? हैवी लैंडस्लाइड का रीज़न हो सकता है। ठीक है। दैट कैन ब्लॉक द फ्लो ऑफ रिवर फॉर क्वाइट सम टाइम। अगर क्या होगा? अगर कहीं यहाँ से मान के चलिए रिवर जा रही है और ये यहाँ पे लैंडस्लाइड हो जाता है, तो ये क्या हो जाएगा? एक ब्लॉक बन जाएगा, है ना, ब्लॉक कर देगी ये रिवर के रास्ते को। द फॉर्मेशन ऑफ रिवर ब्लॉक्स कैन कॉज हैवोक द सेटलमेंट डाउन स्ट्रीम ऑन इट्स वर्स्टिंग। तो देखिए यहाँ पर क्या है? अगर रिवर ब्लॉक हो जाती है तो उससे आप समझते हैं बहुत सारे नुकसान है। फ्लड आ सकती है, वहाँ के जो आसपास के लोग हैं वो क्या हो जाएंगे? उनका सेटलमेंट ख़राब हो जाएगा, है ना, बस्ट हो जाएगा। इन द हिली टेरेन लैंडस्लाइड्स हैव बीन अ मेजर एंड वाइडली स्प्रेड नेचुरल डिजास्टर। अब देखिए हिली एरिया जो होते हैं ना, जो पहाड़ी एरिया होते हैं, वहाँ पर लैंडस्लाइड क्या होता है? कभी भी हो जाता है। ज़्यादातर मतलब वहाँ पर लैंडस्लाइड होता है ना, वाइडली स्प्रेड एरिया में होता है, और इसे क्या बोलते हैं? नेचुरल डिजास्टर बोला जाता है। दैट ऑफन स्ट्राइक लाइफ एंड प्रॉपर्टी एंड ऑक्यूपाई अ पोजिशन ऑफ मेजर कंसर्न। तो इस नेचुरल डिजास्टर की वजह से क्या होता है? बहुत सारी लाइफ का क्या होता है? नुकसान होता है, प्रॉपर्टी का नुकसान होता है, और ये क्या करता है? एक मेजर कंसर्न बनाता है। ठीक है। एक इतना ज़्यादा मतलब नुकसान होता है कि लोगों का यहाँ पर ध्यान खिंच जाता है। ठीक है। केस स्टडी। देखिए यहाँ पर एक केस स्टडी दिया है, किस जगह के बारे में, सेम देख लेते हैं। A massive landslide hit Panji village near Rekongpi in the Kinnauр district of the Himachal Pradesh and damaged a 200-meter stretch of Hindustan Tibet रोड नेशनल हाईवे 22। देखिए यहाँ पर भी क्या हुआ था? लैंडस्लाइड हुआ था। कौन से विलेज में हुआ था? पंजी विलेज में, जो कहाँ पर है? हिमालयन किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में है, हिमाचल प्रदेश के 200 मीटर दूर, है ना, 200 मीटर दूर क्या है? ओल्ड हिंदुस्तान टिबेट रोड में नेशनल हाईवे 22 पर ये क्या हुआ था? लैंडस्लाइड। दिस लैंडस्लाइड वाज ट्रिगर्ड बाय इंटेंस ब्लास्टिंग एट पंजी विलेज। इसकी वजह से क्या हो गया था? सबसे ज़्यादा नुकसान कहाँ हुआ था? पंजी विलेज में हुआ था। ड्यू टू द ब्लास्टिंग दिस वीक जोन ऑफ स्लोप कोलैप्स्ड एंड कॉज्ड इंटेंस डैमेज टू रोड एंड नियर बाय विलेज। तो इस ब्लास्टिंग की वजह से क्या हो गया था? बहुत ही ज़्यादा मतलब जो स्लॉप है वो कोलैप्स हो गए थे, है ना, एकदम धंस गए थे, और इसकी वजह से रोड और आसपास के जो गांव था, है ना, उसमें बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। द पंजी विलेज वाज कम्प्लीटली वैकेटेड टू अवॉइड एनी पॉसिबल लॉस ऑफ लाइफ। तो यहाँ पर पंजी विलेज जो है ना, वो अब क्या हो गया? एकदम खाली हो गया। यहाँ पर कोई भी लाइफ की पॉसिबिलिटीज़ नहीं रही है ना। किस वजह से हुआ ये हुआ है लैंड स्लाइड की वजह से। ठीक है। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट, मिटिगेशन मैकेनिज्म। ठीक है, ये क्या है? हम देख लेते हैं। Advancement in scientific techniques have empowered us to understand what factors cause landslide and how to manage them। देखिए हमारे पास क्या है? एडवांस साइंटिफिक टेक्निक्स आ गई हैं जो हमें क्या सिखाती हैं? हमें ये समझने में मदद करती हैं कि लैंडस्लाइड के कॉज, रीज़न क्या है, और हम उसे कैसे मैनेज कर सकते हैं। सम ब्रॉड मिटिगेशन टेक्निक्स ऑफ लैंडस्लाइड आर एज फॉलो। तो यहाँ पर क्या है? कुछ टेक्निक्स हमें बताई गई हैं, देख लेते हैं। हज़ार्ड मैपिंग टू लोकेट एरियाज prone to landslide, hence such areas can be avoided for building settlement। देखिए अगर हम क्या कर सकते हैं? पहले से ही एक मैपिंग कर लेते हैं कि यहाँ पर लैंडस्लाइड हो सकता है, या ऐसा एरिया है जहाँ पर लैंडस्लाइड होने की संभावना है, तो हम वहाँ पर क्या करें? अवॉइड करें, बिल्डिंग सेटलमेंट्स को हम अवॉइड करें, मतलब वहाँ पर लोगों को रहने की सलाह ना दी जाए। ठीक है।
कंस्ट्रक्शन ऑफ रिटेंशन वॉल टू स्लॉप लैंड फ्रॉम स्लिपिंग। देखिए रिटेंशन वॉल बनाई जाए मतलब एक दीवार बनाई जाए जिससे क्या हो जाएगा, लैंड का स्लिपिंग होना कम हो जाएगा। देखिए यहाँ पर आपको फोटो दिया गया है ना, ये रिटेंशन वॉल है, ठीक है, इस टाइप से रिटेंशन वॉल आपको दिख रहा है, ठीक है। ये हम बना देते तो क्या होता है, जो पहाड़ वगैरह होते हैं, जो हिली एरिया होते हैं, तो वो क्या होते हैं, उनका स्लाइड होना कम हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है इंक्रीज इन द वेजिटेशन कवर ऑफ अरेस्ट लैंडस्लाइड। ये चीज़ हम पहले से ही जानते हैं कि जब भी अगर हम क्या लगाते हैं, पेड़ लगाते हैं, तो उनके जो रूट्स होती हैं वो क्या करती हैं, ज़मीन को बांध कर रखती हैं, ईजिली उसको टूटने नहीं देती। तो सबसे ज़्यादा हमें क्या लगाना चाहिए, वेजिटेशन मतलब करना चाहिए, प्लांटेशन करना चाहिए। द सरफेस ड्रेनेज कंट्रोल वर्क टू कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ लैंडिंग अलॉन्ग विद द रेन वाटर एंड स्प्रिंग फ्लो। तो हमें क्या बनाना चाहिए भाई, एक अच्छा सा ड्रेनेज सिस्टम वहाँ पर बना देना चाहिए, जिससे क्या होगा कि जो बारिश का पानी है उसका मूवमेंट बदल जाएगा और लैंडस्लाइड होने से बच जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम आगे देखते हैं क्या टॉपिक है, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये है आपका सॉइल प्रोफाइल, बहुत ही प्यारा सा आपको डायग्राम बनाकर बताया गया है। सॉइल प्रोफाइल कैसा होता है, इसके चार मतलब इसमें पार्ट होते हैं। सबसे पहले देखिए ये जो कंकड़ पत्थर आपको दिखाई दे रहे हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, पेरेंट रॉक। इसके बाद आपका येलो कलर का एरिया है, इसमें क्या होते हैं, वेथर्ड रॉक मटेरियल। ये हम पढ़ चुके हैं कि चट्टानों के टूटने से, सड़ने खराब होने से बनते हैं, ठीक है। फिर है आपका थर्ड एरिया सब सॉइल एंड सैंड विथ सिल्ट एंड क्ले। इसमें क्या होता है, सब सॉइल होती है, सैंड मतलब रेत होती है, सिल्ट होती है और क्ले होता है, ठीक है। इसके बाद है फोर्थ नंबर का लेयर, द सॉइल विद ह्यूमस एंड वेजिटेशन। मतलब ये फोर्थ नंबर की लेयर है, इसमें क्या होता है, ह्यूमस होता है और वेजिटेशन मतलब पेड़ पौधे कहाँ लगते हैं, इसी लेयर में लगाए जाते हैं। डू यू नो इट टेक्स हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स टू मेक जस्ट 1 सेंटीमीटर ऑफ सॉइल। देखिए 1 सेंटीमीटर क्या होता है, बिल्कुल बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा। तो इस क्या है, इसको भी परत को बनने में, है ना, इस परत को बनने में भी कितने टाइम लगता है, हज़ारों साल लग जाते हैं। एक एक परत मिट्टी के बनने में हज़ारों साल कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। देखिए सॉइल फॉर्मेशन के फैक्टर क्या है, मतलब मिट्टी जब बनती है तो उसके मेजर फैक्टर्स क्या हैं। The major factors of soil formation are the nature of the parent rock and climatic factors. Other factors are the topography, role of organic material, and the time taken for the composition of soil formation. All these differ from place to place. तो यहाँ पर देखिए सॉइल फॉर्मेशन मतलब मिट्टी के बनने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, पेरेंट रॉक है ना, क्लाइमेटिक फैक्टर्स भी होना ज़रूरी है, ठीक है। रोल ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल भी ज़रूरी है, और कंपोजिशन ऑफ सॉइल फॉर्मेशन मतलब कंपोजिशन जो हमने पढ़ा था किसका, सैंड का, सिल्ट का और क्ले का। और ऑल दिस डिफ़र फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। तो और ये सब चीज़ें क्या है, हर एक प्लेस में अलग अलग होती हैं। अब ये देखिए यहाँ पर एक चार्ट टाइप का दिखाया गया है, उसे भी हम देख लेते हैं क्या है। फैक्टर्स अफेक्टिंग द सॉइल फॉर्मेशन मतलब कौन कौन से फैक्टर हैं जो सॉइल फॉर्मेशन को अफेक्ट करते हैं। सबसे पहले है आपका पेरेंट रॉक, डिटरमाइंस कलर, टेक्सचर, केमिकल प्रॉपर्टीज़, मिनरल कंटेंट एंड परमिएबिलिटी। जो पेरेंट रॉक होती है ना, हमने देखा था सबसे नीचे लास्ट में होता है ये क्या करता है, कलर, टेक्सचर और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को और मिनरल्स मतलब इन चीज़ों को डिटरमाइन करता है कि कितनी चीज़ें मिट्टी में होंगी। नेक्स्ट है रिलीफ, अल्टीट्यूड एंड स्लोप एंड डिटरमाइन अक्यूमुलेशन ऑफ सॉइल, है ना। ये क्या करता है, एल्टीट्यूड, स्लोप्स, और ये क्या करता है, डिटरमाइन करता है अक्यूमुलेशन, ठीक है। थर्ड है आपका फ्लोरा, फोना एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म अफेक्ट द रेट ऑफ ह्यूमस फॉर्मेशन। मतलब यहाँ पर देखिए फ्लोरा, फोना है ना, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है, कितनी है, किस जगह पर कम है, ज़्यादा है। तो ये किस चीज़ को अफेक्ट करता है, रेट ऑफ ह्यूमस को अफेक्ट करता है, क्योंकि ह्यूमस किन चीज़ों से बनता है, इन्हीं चीज़ों से ह्यूमस बनता है। इसके बाद है टाइम, डिटरमाइंस थिकनेस ऑफ सॉइल प्रोफाइल। भाई जितना टाइम मिट्टी को लगेगा बनने में, उतनी ही ज़्यादा क्या होगी उसकी सॉइल प्रोफाइल की क्या लेयर बनेगी, ठीक है। लेयर बनने में कितना टाइम लग रहा है, उससे उसकी क्या बनेगी, थिकनेस, ठीक है। जितना टाइम लेगी उतनी ही लेयर कैसी होती जाएगी, थिक होती जाएगी। फिर है लास्ट है क्लाइमेट, टेम्परेचर, रेनफॉल, इन्फ्लुएंस रेट ऑफ वेदरिंग एंड ह्यूमस फॉर्मेशन। भाई क्लाइमेट जो होता है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें क्या होना चाहिए भाई, टेम्परेचर कैसा है, रेनफॉल कैसा है, वेदरिंग कैसा है, ह्यूमस कैसा है,
ह्यूमस फॉर्मेशन कैसा है, तो ये सभी क्लाइमेट ज़्यादा ज़रूरी है, तभी जाके क्या होता है, सॉइल फॉर्मेशन हो पाता है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं आगे क्या है, डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल एंड कंजर्वेशन मेजर्स। तो मिट्टी का जो डिग्रेडेशन है मतलब कमी, वो किस वजह से होती है और उसको कंजर्व कैसे किया जाता है। ठीक है, soil erosion and depletion are the major threats to soil as a resource. Both human and natural factors can lead to degradation of soil. Factors which lead to soil degradation are deforestation, overgrazing, overuse of chemical fertilizers or pesticides, rainwash, landslide and floods. देखिए, सॉइल इरोजन और जो डिप्लेटेशन है ना, वो क्या है, सबसे ज़्यादा मतलब मेजर थ्रेट्स है किस चीज़ के लिए, सॉइल एज अ रिसोर्स के लिए। मतलब जो मिट्टी है उसको सबसे ज़्यादा मतलब किस वजह से ये ख़राब होती है, सॉइल इरोजन और डिप्लेटेशन होता है। ठीक है, बोथ ह्यूमन एंड नेचुरल एक्टिविटीज़ कैन लीड टू डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल। मतलब यहाँ पर देखिए, ह्यूमन और नेचुरल फैक्टर्स दोनों हैं जो क्या करते हैं, डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल मतलब लीड करते हैं। ठीक है, इनकी वजह से होता है। फैक्टर्स है विच लीड टू सॉइल डिग्रेडेशन आर, तो यहाँ पर कौन कौन से फैक्टर हैं जिनसे डिग्रेडेशन हो सकता है भाई, डिफॉरेस्टेशन, मतलब हमने पेड़ काट दिए तो मिट्टी कैसी हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी, है ना, डिग्रेडेशन होगा। ओवरग्रेजिंग मतलब पशुओं की चराई ज़्यादा होगी। ठीक है, ओवर यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र्स और पेस्टिसाइड, अगर हम सबसे ज़्यादा केमिकल और फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड का यूज़ करेंगे तो क्या होगा, जो मिट्टी है वो कैसी हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी, बंजर होने लगेगी। रेन वॉश, बहुत ज़्यादा अगर पानी गिरता है तो मिट्टी कैसी होती है, उसमें बह जाती है। लैंड स्लाइड्स एंड फ्लड्स, अगर लैंड स्लाइड हो रहा है तो भी मिट्टी कैसी हो जाती है, ख़राब हो जाती है। फ्लड मतलब बाढ़ आएगी तो भी मिट्टी कैसी हो जाएगी, ख़राब होगी। ठीक है, सम मेथड्स ऑफ सॉइल कंजर्वेशन आर लिस्टेड ब्लो, तो यहाँ पर क्या है कि सॉइल कंजर्वेशन करने के कुछ मेथड यहाँ पर दिए गए हैं। सबसे फर्स्ट आप देखते हैं क्या है, मल्चिंग। ठीक है, the where ground between plants is covered with a layer of organic matter like straw, it helps to retain soil moisture. देखिए, यहाँ पर क्या है कि हम मल्चिंग का यहाँ पर आपको डायग्राम दिया है। ठीक है ना, मल्चिंग देखिए कहाँ पर है, शायद मल्चिंग का डायग्राम नहीं दिया गया है। ठीक है, देखिए मल्चिंग क्या होता है, यहाँ पर बेयर ग्राउंड बिटवीन, मतलब एक ऐसा ग्राउंड बनाया जाता है किसमें, बिटवीन प्लांट इज़ कवर्ड विद अ लेयर ऑफ ऑर्गेनिक मेटल लाइक स्ट्रॉ, है ना। यहाँ पर क्या होता है कि एक ऐसे प्लांट्स को ऐसे लेयर से कवर किया जाता है ऑर्गेनिक मैटर से, जो एक स्ट्रॉ की तरह काम करते हैं। इट हेल्प्स टू रिटेन सॉइल मॉइस्चर, मतलब इससे क्या रहता है, मिट्टी का जो नमी है वो बनी रहती है ना। तो ये मेथड हो गया आपका मल्चिंग। दूसरा है कॉन्टोर वेरीज, stones, grass, soil are used to build valleys along contour, है ना। ट्रेंचेज आर मेड इन फ्रंट ऑफ द वेरीज टू कलेक्ट वाटर। देखिए यहाँ पर इसका शायद इमेज दिया है कॉन्टोर वेरीज का, कॉन्टोर प्लगिंग है, नहीं कॉन्टोर प्लगिंग है ना। तो देखिए वेरीज भी मतलब क्या है, यहाँ पर स्टोन और ग्रास, है ना, पत्थर और किससे, मिट्टी से, मिट्टी का और ग्रास मतलब घास का यूज़ करके क्या बनाए जाते हैं, वेरियर्स बनाए जाते हैं। ठीक है, बैरियर्स मतलब आप देख सकते हैं कि इसको पानी को रोकने के लिए, और इन बैरियर्स के आगे क्या बनाया जाता है, ट्रेंचेस मतलब गड्ढे बना दिए जाते हैं ताकि पानी कैसा हो सके, इन बैरियर्स के आगे इकट्ठा हो सके। ठीक है, फिर है रॉक डैम। रॉक आप समझ रहे हैं कि रॉक मतलब क्या होता है, चट्टानों से बनाए हुए डैम, डैम जो पानी को रोकते हैं। ठीक है, रॉक्स आर पाइल्ड अप टू स्लो डाउन द फ्लो ऑफ वाटर, अगर हम क्या बना देते हैं, डैम बना देते हैं या पत्थरों से डैम बना देते हैं तो ये पानी का जो फ्लो होता है ना वो उसको क्या करता है, रोकता है। ठीक है, अगर पानी का फ्लो रुक जाता है तो मिट्टी उस पानी के साथ बहने से बच जाती है। ठीक है, दिस प्रिवेंट गलीज एंड फर्दर सॉइल लॉस, इससे क्या होता है कि मिट्टी का लॉस होने से बच जाता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए टेरेस फॉर्मिंग। ठीक है, टेरेस फॉर्मिंग हमारे इसमें दिया हुआ है। टेरेस फॉर्मिंग में क्या है, ब्रॉड फ्लैट स्टेप्स आर टेरेस आर मेड ऑन द स्टीप स्लॉप सो दैट फ्लैट सरफेस आर अवेलेबल टू ग्रो क्रॉप्स। देखिए जब चट्टानी या हिली रीजन होता है यहाँ पर क्या बना दिए जाते हैं, टेरेस, मतलब एक के बाद एक के ऊपर एक के ऊपर एक ऐसे टेरेस बना दिए जाते हैं। इससे क्या होता है कि जो क्रॉप है, जो फसल है, उसको उगाने में आसानी होती है। दे रिड्यूस सरफेस रन ऑफ, और ये क्या करते हैं, सरफेस मतलब जो सतह को टूटने से बचाते हैं। ठीक है, और सॉइल इरोजन को कम करते हैं। ठीक है, थर्ड हमारा टाइप हो गया टेरेस फॉर्मिंग। उसके बाद क्या है, इंटर क्रॉपिंग। इंटर क्रॉपिंग मतलब आप समझ रहे हैं कि
Different crops are grown in the alternate rows are sown at different times to protect the soil from rainwash. तो यहाँ पर क्या है कि अलग अलग क्रॉप्स जो है अलग अलग रोज़ में लगाई जाती है। रोज़ मतलब कतारों में अलग अलग लगाई जाती है। दो टाइप की क्या होती हैं, क्रॉप लगाई जाती है। ठीक है, तो ये क्या करती है, रेन वॉश जो है ना, पानी में जो मिट्टी का बहाव होता है उसको रोक देती है। ठीक है, फिर है कॉन्टोर प्लगिंग। प्लगिंग पैरेलल टू द कॉन्टोर ऑफ द हिल स्लोप्स टू फॉर्म अ नेचुरल बैरियर्स टू फॉर वाटर टू फ्लो डाउन द स्लोप। ठीक है, हम ये अभी उसके जैसा ही है, जैसे क्या था, किसके बैरियर्स बनाए थे। ठीक है ना, वैसे ही क्या है, कॉन्टोर प्लगिंग। तो यहाँ पर देखिए इस टाइप से बना लिया जाता है ना, ये देखिए यहाँ पे इस टाइप से बना लिया जाता है। ये जैसे रोड है, यहाँ पर ये चट्टान है, ऐसे एक बैरियर्स बना दिया जाता है। इससे पानी अगर बहकर आता है तो मिट्टी के बहाव को क्या कर लेता है, रोक लेता है। ठीक है, फिर है शेल्टर बेल्ट्स। आगे क्या है, शेल्टर बेल्ट्स। इन द कोस्टल एंड ड्राई रीजन्स रोज ऑफ ट्रीज आर प्लांटेड टू चेक द वाइंड मूवमेंट टू प्रोटेक्ट सॉइल कवर। देखिए कोस्टल और ड्राई रीजन में क्या होता है, ट्रीज़ की रो बना दी जाती है, ऐसे रो करके बड़े बड़े ट्रीज़ लगा दिए जाते हैं। एंड ट्रीज आर प्लांटेड टू चेक द वाइंड मूवमेंट। इससे अगर हवा चलती है तो पेड़ों का मूवमेंट पता चल जाता है। अगर इस टाइप से इस तरफ हवा चलेगी तो पेड़ कैसे हो जाएंगे, इस तरफ झुक जाएंगे। अगर इस तरफ चलेगी तो पेड़ इस तरफ झुक जाएंगे। और इससे क्या होता है, सॉइल कवर, इससे प्रोटेक्ट करने के लिए क्या मिल जाता है, सॉइल कवर मिल जाता है। ठीक है ना, जैसे अगर इस तरफ झुकेंगे तो यहाँ की जो मिट्टी है वो कैसी हो जाएगी, उड़ने से बच जाएगी। ठीक है, एक कवर टाइप का बन जाता है। नेक्स्ट है हमारा एक एक्टिविटी दिया है, देख लेते हैं एक्टिविटी में क्या है। टेक टू ट्रेज ए एंड बी टू ऑफ सेम साइज़। मतलब दोनों को सेम साइज़ का हमें एक ट्रे लेना है। क्या करना है उसमें, मेक 6 holes at one end of these trays and then fill them with the same amount of soil। यहाँ पर क्या बनाना है, 6 हमको एक होल्स बना देने हैं यहाँ पर और उसको मिट्टी से भर देने। लीव द सॉइल इन ट्रे वेयर वाइल सो वीट और राइस ग्रेन इन ट्रे। यहाँ पर क्या है, एक में हमें राइस और एक में हमें वीट लगा देना है। व्हेन द ग्रेन इज ट्रे B has grown a few centimeters high, please put the tray in such a way that they are on a slope. Pour an one mug of water from the same height into each tray. Collect the muddy water that trickles down the holes of both tray into separate containers and कंपेयर हाउ मच सॉइल इज़ वॉस्ड आउट ऑफ ईच ट्रे। अच्छा देखिए यहाँ पर क्या है, इन्होंने एक ऐसा एक्सपेरिमेंट हमें बताया है कि हमें 2 ट्रे लेनी है। एक ट्रे में हमें कुछ भी नहीं लगाना है, दूसरे ट्रे में हमें वीट और राइस लगा देने। उसके बाद हमें इसमें 6 छेद कर देने हैं। उसके बाद हमें पानी निकालना है, एक मग दोनों में हमें पानी डालना है। उसके बाद हमें इस पानी को निकालना है। इसमें हमें देखना है इन दोनों में कि किस बर्तन में ज़्यादा मिट्टी निकल कर आई है। देखिए जहाँ पर पेड़ नहीं है, जहाँ पर कुछ भी नहीं है, मिट्टी खाली पड़ी है, वो ज़्यादा बह कर के पानी के साथ आई है। और जिसमें पेड़ लगे हुए हैं, जिसमें फसल हमने लगाई है, उसमें से पानी के साथ मिट्टी कम बह कर आई है। ठीक है, इससे क्या प्रूव होता है कि जो पेड़ पौधे होते हैं वो मिट्टी को बांध करके रखते हैं। तो ठीक है, ये क्या है, हमारा एक एफोरेस्टेशन भी एक आइडिया है मिट्टी को बचाने का। ठीक है, नेक्स्ट सोर्स हमारा क्या है, नेक्स्ट रिसोर्स हमारा है वाटर। क्या है, वाटर। वाटर इज़ अ वाइटल रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स। वाटर एक ऐसा रिसोर्स है जो कैसा है, रीन्यूएबल, मतलब उसको नया किया जा सकता है। 3/4 ऑफ अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर एंड इट इज़ देयर फॉर अप्रोप्रिएटली कॉल्ड द वाटर प्लैनेट। ठीक है, यहाँ जो हमारा अर्थ है जो हमारा प्लैनेट है, वो उसका 3/4 जो एरिया है वो कैसा है, पानी से कवर्ड है, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, वाटर प्लैनेट बोलते हैं। ठीक है, It was in the primitive ocean that life begins almost 3.5 billion years back। तो यहाँ पर क्या है, एक प्रिमिटिव ओशियन था जहाँ पर लाइफ कैसी हो गई थी, स्टार्ट हुई थी 3.5 बिलियन ईयर्स बैक, मतलब करोड़ों वर्ष पहले, है ना, 3-4 अरब वर्ष पहले ही क्या हो गई थी, यहाँ पर लाइफ शुरू हुई थी। इवन टुडे द ओशियन कवर 2/3 ऑफ द अर्थ सरफेस एंड सपोर्ट अ रिच वेराइटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल लाइफ। तो यहाँ पर देखिए आज जो है ओशियन क्या है, 2 और 3rd पार्ट जो है अर्थ का कवर करते हैं और क्या करते हैं, लाइफ को सपोर्ट करते हैं, प्लांट और एनिमल लाइफ को सपोर्ट करते हैं। द ओशियन वाटर इज़ हाउएवर सेलाइन एंड नॉट फिट फॉर द ह्यूमन कंजप्शन। फ्रेश वाटर अकाउंट्स फॉर ओनली अबाउट 2.7%। जो ओशियन वाटर जो होता है वो कैसा होता है भाई, खारा सेलाइन होता है,
तो हमारे लिए तो भाई ये यूज़फुल नहीं होता है। हम और फ्रेश वाटर जो है, फ्रेश वाटर हमारे यहाँ पर कितना है अर्थ पर 2.7%, मतलब अराउंड 3% जो वाटर है वो उसे हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। नियरली 70% ऑफ दिस एक्वर्स एंड आइस शीट्स एंड ग्लेशियर इन अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड एंड माउंटेन रीजन। देखिए यहाँ पर 70% जो वाटर है वो हमें कहाँ पर मिलेगा, ग्लेशियर्स में, है ना, आइस शीट्स में, ग्लेशियर में, अंटार्कटिका में एक मतलब ग्लेशियर के रूप में जमा हुआ, ठीक है, ग्रीनलैंड में और माउंटेन रीजन्स में, ठीक है। ड्यू टू देयर लोकेशन दे आर इनएक्सेसिबल, तो क्योंकि इनकी लोकेशन की वजह से इस वाटर का हम यूज़ नहीं कर सकते भाई। पहाड़ों पर जो पानी है, ग्लेशियर जो है, इसका हम यूज़ कैसे कर सकते हैं, हम नहीं कर पाते हैं, ठीक है। ओनली 1% ऑफ द फ्रेश वाटर इज़ अवेलेबल एंड फिट फॉर द ह्यूमन यूज़, मतलब समझ लीजिए कितना पानी हमारे लिए यूज़फुल है, सिर्फ 1%। इट इज़ फाउंड एज ग्राउंड वाटर, और ये कहाँ पर पाया जाता है, ग्राउंड वाटर मतलब ज़मीन के नीचे। एज सरफेस वाटर इन रिवर्स एंड लेक्स एंड एज वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर, और ये कहाँ पर होता है, वाटर मतलब रिवर्स में है, लेक्स में, या वाटर वेपर के रूप में एटमॉस्फेयर में, ठीक है। फ्रेश वाटर इज देयर फॉर द मोस्ट प्रीसियस सब्सटेंस ऑन द अर्थ, जो फ्रेश वाटर है वो क्या है, एक मोस्ट प्रीसियस मतलब बहुत ही अनमोल सब्सटेंस है हमारी अर्थ पर, क्योंकि अगर फ्रेश वाटर नहीं होगा तभी हम जीवित नहीं रह सकते, है ना। वाटर कैन नाइदर बी एडिड नॉर सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द अर्थ, जो पानी है वो क्या है, ऐड नहीं किया जा सकता है अर्थ पे, ना ही सब्ट्रैक्ट मतलब घटाया जा सकता है। इट्स टोटल वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट, मतलब इसका जो वॉल्यूम है वो कैसा है, कांस्टेंट रहता है ना। इट अबंडेंस ओनली सीम्स टू वेरी बिकॉज इट इज़ इन द कांस्टेंट मोशन, क्योंकि यहाँ पर इसके जो उपस्थिति है उसको हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि पानी कांस्टेंट मोशन में रहता है, ठीक है। साइक्लिंग थ्रू द ओशियंस, द एयर एंड द लैंड एंड बैक अगेन थ्रू द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन, प्रेसिपिटेशन एंड रन ऑफ दिस इज एज यू ऑलरेडी नो इट इज़ रेफर टू एज अ वाटर साइकिल। तो देखिए पानी जो है वो कभी भी क्या है, करना तो ऐड किया जा सकता है, ना ही ख़त्म किया जा सकता है, ये एक साइकिल की तरह चलता रहता है, जिसमें हमने देख लिया है ना। यहाँ पर बादल होते हैं, यहाँ पर क्या होता है, पानी बरसने लगता है, यहाँ पर ओशियन से पानी वेपर के रूप में ऊपर उठता है, ये सारी चीज़ें हम एज अ वाटर साइकिल हमने पढ़ा है, ठीक है। अब देखिए आगे क्या दिया है यहाँ पर, डू यू नो इन 1975 द कंजप्शन ऑफ वाटर फॉर ह्यूमन यूज़ फॉर 3,850 cu किलोमीटर पर ईयर, इट इज soared टू मोर देन 6,000 cu किलोमीटर पर ईयर इन द ईयर्स ऑफ 2000, मतलब कि यहाँ पर जो वाटर कंजप्शन है वो कितना था, 3,850, और बढ़कर कितना हो गया है, 6,000, ठीक है। आगे हम यहाँ पर देखते हैं, डू यू नो द ड्रिपिंग टैप वेस्टेज 12,000 लीटर्स ऑफ वाटर इन अ ईयर्स। ड्रिपिंग टैप जो होते हैं ना वो कितना पानी मतलब ड्रिप करके जो हमारे टैप होते हैं उससे कितना पानी ख़राब होता है, 1200 लीटर पर ईयर, 1200 लीटर पानी ख़राब होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं आगे क्या है। Humans use a huge amount of water not only for drinking and wasting washing but also in the process of production, मतलब जो ह्यूमन्स है वो कितना ह्यूज मतलब बहुत बड़ी अमाउंट जो है वाटर का यूज़ करते हैं, न सिर्फ पीने के लिए और नहाने के लिए, धोने के लिए सिर्फ, और कौन कौन से प्रोडक्शन के लिए भी इसका यूज़ होता है। वाटर फॉर एग्रीकल्चर इंडस्ट्री जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी थ्रू रिजर्वायर ऑफ डैम आर द अदर यूजेस, मतलब यहाँ पर क्या है, एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्रीज़ है, जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी है, यहाँ ये कहाँ से पानी लिया जाता है, रिजर्वायर ऑफ द डैम, डैम जो बनाए जाते हैं उन्हीं का पानी यूज़ किया जाता है, ठीक है। इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, राइजिंग डिमांड्स फॉर फूड एंड कैश क्रॉप्स, इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन एंड राइजिंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आर द मेजर फैक्टर लीड्स टू शॉर्टेज इन सप्लाई ऑफ फ्रेश वाटर, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, धीरे धीरे पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है ना, पॉपुलेशन इंक्रीज़ होने की वजह से खाने की डिमांड बढ़ रही है और क्रॉप्स की डिमांड बढ़ रही है, अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है ना, और जो स्टैंडर्ड की वजह से क्या है, लिविंग की वजह से मेजर फैक्टर क्या है, शॉर्टेज किस चीज़ की आ गई है, पानी की शॉर्टेज आ गई है, ठीक है। आइदर ड्यू टू द ड्राइंग अप ऑफ वाटर सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन, और ये किस वजह से भी होता है, वाटर सोर्स के सूख जाने से, और वाटर पोल्यूशन की वजह से भी पानी की कमी आ गई है, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक्टिविटी के थ्रू दिखाया है, एन एवरेज अर्बन इंडियन यूजेज अबाउट 150 लीटर्स ऑफ वाटर एवरी डे, मतलब कि कोई भी एक पर्टिकुलर इंडियन पर्सन है वो क्या करता है, वो एक दिन में कितना 150 लीटर पानी यूज़ करता है, जैसे कि ड्रिंकिंग के लिए, कुकिंग के लिए, वॉशिंग के लिए, फ्लशिंग
वॉशिंग क्लॉथ्स, वॉशिंग यूटेंसिल्स, गार्डनिंग, इससे ये सारी चीज़ों को मिला करके कितना 150 लीटर ये लोग वाटर यूज़ करते हैं। कैन यू सजेस्ट सम वेज टू ब्रिंग डाउन दिस अमाउंट। तो यहाँ पर देखिए क्या चीज़ें हैं हम इनको कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। डू यू नो, हैव यू एवर हेयर्ड अबाउट अ वाटर मार्केट। क्या आपने कभी पानी के बाजार के बारे में सुना है। अमरेली सिटी एंड सौराष्ट्र रीजन विद अ पॉपुलेशन ऑफ 1.25 lakhs एंड कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन परचेसिंग वाटर फ्रॉम द नियर बाय तालुकास। देखिए यहाँ पर अमरेली और सौराष्ट्र में एक रीज़न है जहाँ पर वो वहाँ की पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से वो टोटली किस चीज़ पर डिपेंडेंट हो गए हैं, पानी को ख़रीदने के लिए एक क्या लगता है, मार्केट लगता है, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन हमारे यहाँ पर नहीं बननी चाहिए। इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, यहाँ पर कुछ तरीके बताए गए हैं, हम आगे देख लेते हैं, ठीक है। प्रॉब्लम्स ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी, मतलब यहाँ पर क्या है, पानी की जो अवेलेबिलिटी है उसमें क्या प्रॉब्लम्स है। देयर इज स्कार्सिटी ऑफ वाटर इन मैनी रीजन ऑफ द वर्ल्ड, मतलब कि वहाँ बहुत सारे ऐसे वर्ल्ड में ऐसे बहुत सारे रीज़न है जहाँ पर पानी की कमी है, स्कार्सिटी है। मोस्ट ऑफ अफ्रीका, वेस्ट एशिया, साउथ एशिया, पार्ट ऑफ वेस्टर्न यूएसए, नॉर्थ वेस्ट मैक्सिको, ये सारे वो पार्ट है जहाँ पर पानी की कमी है। पार्ट ऑफ साउथ अमेरिका एंड एंटायर ऑस्ट्रेलिया आर फेसिंग शॉर्टेज इन फ्रेश वाटर सप्लाई। तो देखिए जितने भी नाम यहाँ पर शो किए गए, यहाँ पर क्या है, फ्रेश वाटर, पानी, पीने का पानी जो है वहाँ पर बहुत ज़्यादा कमी है। कंट्रीज लोकेटेड इन क्लाइमेटिक जोन मोस्ट सब्सेप्टिबल टू ड्रॉ फेस ग्रेट प्रॉब्लम ऑफ वाटर स्कार्सिटी। मतलब ये कंट्रीज जहाँ पर है वहाँ पर क्या है, क्लाइमेटिक जोन है ना, और यहाँ पर वाटर स्कार्सिटी, पानी की बहुत ज़्यादा कमी है। थस वाटर शॉर्टेज में बी अ consequence of variation in seasonal and annual precipitation or scarcity is caused by over exploitation and contamination of water source। तो देखिए वाटर स्कार्सिटी किस वजह से भाई, वेरिएशन मतलब सीजनल वेरिएशन की वजह से, पानी की बारिश कम होती है ना, एनुअल प्रिसिपिटेशन कम होता है, इसकी वजह से स्कार्सिटी बढ़ जाती है, कमी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ओवर एक्सप्लॉइटेशन मतलब बहुत ज़्यादा यूज़ करना, और कंटामिनेशन पानी को ख़राब करना, वाटर को पॉल्यूटेड करना, ये सारे क्या है, रीजंस हैं जिसमें पानी की कमी बन जाती है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्स, मतलब पानी का, वाटर रिसोर्स को हम कैसे कंजर्व कर सकते हैं। एक्सेस टू क्लीन एंड एडिक्वेट वाटर सोर्स इज़ अ मेजर प्रॉब्लम फेसिंग द वर्ल्ड टुडे। मतलब कि ये अब पानी जो क्लीन वाटर है उसको पाना है ना, प्राप्त कर पाना सबसे बड़ी मेजर प्रॉब्लम है अभी हमारा जो वर्ल्ड फेस कर रहा है, ठीक है। स्टेप्स हैव टू बी टेकन टू कंजर्व दिस ड्विंगलिंग रिसोर्स, मतलब यहाँ पर इस रिसोर्स को बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, नए नए स्टेप्स मतलब कदम उठाने पड़ेंगे। इवन थ्रो वाटर इज़ रिन्यूएबल रिसोर्स, देखिए पानी जो रिन्यूएबल रिसोर्स है ना, इट्स ओवर यूज़ एंड पॉल्यूशन मेक इट अनफिट फॉर यूज़। इसका ओवर यूज़ करना और पॉल्यूशन इसमें मतलब प्रदूषण फैलाना भी क्या है, इसका हमारे लिए अनफिट बनाता है, हम इसको यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। डिस्चार्ज ऑफ अनट्रीटेड और पार्शियली ट्रीटेड सीवेज, एग्रीकल्चरल केमिकल्स एंड इंडस्ट्रियल इफ्लुएंस इन वाटर बॉडीज़ आर मेजर कंटामिनेंट्स। मतलब देखिए अनट्रीटेड और पार्शियली ट्रीटेड जो सीवेज है वो अगर पानी में बहाया जाता है, एग्रीकल्चरल केमिकल्स होते हैं, इंडस्ट्रियल इफ्लुएंस होता है जो वाटर बॉडीज़ में क्या किया जाता है, पानी को मेजर कंटामिनेंट्स मतलब कि बहुत ज़्यादा मतलब पानी को ख़राब करते हैं, प्रदूषित करते हैं, ठीक है। दे पॉल्यूट वाटर विथ नाइट्रेट्स, मेटल्स एंड पेस्टिसाइड, ये क्या करते हैं पानी में मतलब पॉल्यूटेड वाटर में क्या होता है भाई, नाइट्रेट्स होते हैं, मेटल्स होते हैं, पेस्टिसाइड्स होते हैं, इस वजह से हम इस वाटर को यूज़ नहीं कर सकते। यहाँ पर देखिए डायग्राम दिया है, रिवर यमुना इज़ गेटिंग पॉल्यूटेड ड्यू टू द सीवेज इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस एंड गार्बेज। तो देखिए यहाँ पर यमुना रिवर जो है ना, वो हम देख रहे हैं कि यमुना रिवर जो है वो कैसी होती जा रही है, पॉल्यूटेड होती जा रही है। किस वजह से हो रही है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, सीवेज मतलब इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस जो है यहाँ पर बहाया जाता है, ठीक है। देखिए मोस्ट ऑफ दीज केमिकल्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल एंड रीच ह्यूमन बॉडीज थ्रू वाटर। वाटर पोल्यूशन कैन बी कंट्रोल्ड बाय ट्रीटिंग दीज इन्फ्लुएंट suitably बिफोर रिलीजिंग दैम इनटू वाटर बॉडीज़। मतलब बहुत सारे केमिकल्स ऐसे होते हैं जो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, मतलब कि ख़त्म नहीं होते हैं, और ये ह्यूमन बॉडीज़ में कैसे पहुँचते हैं, वाटर के थ्रू। वाटर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इनको ट्रीट किया जाना चाहिए। जो इंडस्ट्रियल वेस्ट जो होता है, जो वाटर बॉडीज़ में छोड़ा जाता है, उसको हमें क्या करना चाहिए, प्रॉपर्ली ट्रीट किया जाना चाहिए। उसके बाद ही उनको हमें पानी के सोर्स में छोड़ना चाहिए, ठीक है।
फॉरेस्ट एंड अदर वेजिटेशन कवर स्लो द सरफेस रन ऑफ एंड रिप्लेनिश अंडरग्राउंड वाटर। अगर हम फॉरेस्ट मतलब जंगल में जो पेड़ पौधे हैं प्लांटेशन और वेजिटेशन करते हैं तो जो अंडरग्राउंड वाटर है उसको क्या करते हैं पेड़ रिप्लेनिश करते रहते हैं, ठीक है। वाटर हार्वेस्टिंग इज़ अनदर मेथड टू सेव सरफेस रन ऑफ। देखिए हमने क्लास 6 में 7th में पढ़ा हुआ है कि पानी को हमें अपने घरों की छतों पर इकट्ठा करके उसको एक ऐसा पाइप लगाना चाहिए जिससे पानी कहाँ जाए अंडरग्राउंड होता जाए, ठीक है। इससे क्या होती है पानी की बचत होती है। द कैनाल्स यूज्ड फॉर इरीगेशन फील्ड शुड बी प्रॉपरली लाइंड टू मिनिमाइज लॉस ऑफ वाटर सीपेज। तो देखिए हमें क्या करना चाहिए, सिंचाई के लिए कैनाल्स की यूज़ करना चाहिए, ठीक है। स्प्रिंकलर इफेक्टिवली इरीगेट दैट बाय एरिया चेकिंग वाटर लॉसेस थ्रू सीपेज एंड इवेपोरेशन। तो हमें क्या करना चाहिए, जहाँ पर पानी की कमी है पानी की कमी है तो हमें स्प्रिंकलर करके इरिगेशन करना चाहिए, सिंचाई करनी चाहिए, जिससे क्या होता है पानी की कमी वाले एरिया में भी हम इजीली मतलब सिंचाई कर सकते हैं और पानी को बचा सकते हैं, ठीक है। इन ड्राई रीजन विद द हाई रेट्स ऑफ इवेपोरेशन ड्रिप और ट्रिकल इरीगेशन इज़ वेरी यूजफुल। द वैल्यूएबल वाटर रिसोर्स कैन बी कंजर्व्ड बाय अडॉप्टिंग दीज मीन्स ऑफ इरीगेशन। मतलब कि ऐसी जगह जहाँ पर पानी की कमी है उन जगहों पर हम ऐसे मेथड इरिगेशन की मेथड्स को हम यूज़ करके क्या कर सकते हैं पानी को बचा सकते हैं। देखिए यहाँ पर आपको वाटर स्प्रिंकलर का एक इमेज बनाया गया है। इस तरीके से स्प्रिंकलर किया जाता है, स्प्रिंकल किया जाता है पानी को तो पानी की कमी पूरी हो जाती है, प्लांट्स को भी पानी इजीली मिल जाता है और इवेपोरेशन प्रॉपरली होता है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है उसको हम क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।